हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा रे ऑप्टिक्स का 9th लेक्चर और आज के लेक्चर से हम बात करने वाले हैं बिल्कुल एक नया पार्ट जो कि है रिफ्रैक्शन। अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, जिसके अंदर हम मिरर यूज़ करते थे और उसमें करते क्या थे, हम उसके पीछे सिल्वरिंग कर देते थे। ठीक है, मिरर के पीछे हम क्या करते थे, इस तरह से सिल्वरिंग कर देते थे, जिससे कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती थी तो टकरा के वापस इसी मीडियम के अंदर चली जाती थी। ठीक है, यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम के अंदर, मतलब इस तरफ रे ऑफ लाइट इसके पार नहीं हो पाती थी। लेकिन अब से हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर होता क्या है, हमारे पास दो मीडियम को सेपरेट करने वाला एक बाउंड्री होगा, मतलब यहाँ पे कुछ और मीडियम होगा, यहाँ पे दूसरा कुछ मीडियम होगा। अब रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी ना, ठीक है, रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी करेगी, क्योंकि ये मिरर नहीं है। मिरर के अंदर सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन कोई बाउंड्री सरफेस हो, कोई स्फेरिकल सरफेस हो, मिरर नहीं, स्फेरिकल मिरर नहीं है, स्फेरिकल सरफेस हो, उसके अंदर रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्लेक्शन, देखो यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और रे ऑफ लाइट यहाँ से टकरा के दूसरे मीडियम के अंदर चली जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो अब से हम जो है मेजरली पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन की जो भी कहानी होती थी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट किसी भी बाउंड्री सरफेस पे टकराएगी तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा, लेकिन मेजरली हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन जो होगा उसके बारे में हम डील नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? तो होप्स आपको टॉपिक समझ पड़ गया होगा। तो अब से हम मिरर का डील नहीं करेंगे। ओके, तो इसके अंदर बहुत से अलग अलग टॉपिक आते हैं, स्फेरिकल सरफेस वाला, अलग अलग टाइप के सरफेसेस, सबके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, कैसा इसका एप्लीकेशन होता है, कहाँ कहाँ हम रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है, तो सब कुछ लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज से जितनी वीडियो सीरीज चलेगी वो रिफ्लेक्शन के बारे में चलेगी, तो आपको टॉपिक तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बुक पेन लेके बैठो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को नोट करो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो टॉपिक तो आपको क्लियर होना चाहिए और पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन के पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख दो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, व्हेन लाइट ट्रैवल्स, या तो ऐसे लिख दो यहाँ पे कि व्हेन लाइट स्ट्राइक्स the boundary of two medium with different optical density, with different optical density, it bends from its path. It bends from its path. This is known as, this is called refraction of light. ठीक है, तो क्या लिखा है इसके डेफिनेशन में, when light strikes the boundary of two medium with different optical density। मतलब समझ लो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कोई एक मीडियम है, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है, वो दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली कोई बाउंड्री है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास वाटर है, ठीक है, मान लो नीचे वाटर है और ऊपर जो है एयर है। ठीक है, तो एयर जो है एक मीडियम हो गया और वाटर जो है एक मीडियम हो गया। तो लाइट जब इन दोनों मीडियम के सरफेस को, देखो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, तो उन दोनों के मीडियम वाला जो बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है, देखो ये वाली बाउंड्री है, सेपरेट कर रही है कि नीचे वाटर है, देखो मान लो ऊपर ऐसे बना देता हूँ, तो ये जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है कि नीचे वाटर है ऊपर एयर है। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना है बाउंड्री का फिनोमेना है। ठीक है, इसके लिए मिरर और यूज़ नहीं करते हैं हम, इसके लिए देखो यहाँ पे बाउंड्री पे, तो रे ऑफ लाइट जब किसी बाउंड्री पे टकराएगी, यहाँ पे रे ऑफ लाइट जब किसी बाउंड्री पे टकराएगी तो क्या होता है, देखो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो रे ऑफ लाइट जब बाउंड्री पे टकराती है तो क्या बोलता है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ द मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ।
ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करेगी उसके बाद यहाँ से पास करेगी तो अपने पाथ से वो बेंड कर जाती है, ठीक है। या तो देखो ये नॉर्मल है, या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह के जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कभी भी रे ऑफ लाइट्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तब अपने पाथ में वो बेंड कर जाएगी, और वो बेंडिंग ऑफ द लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये जो रिफ्रैक्शन है इसके मतलब रियल लाइफ एग्जांपल बहुत से एग्जिस्ट करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल आप स्पून का ले लो। आप स्पून जो आप बाहर से देखते हो ना तो आपको स्पून जो है थोड़ा बड़ा दिखता है। आप देखो क्या करो, एक खाली गिलास रखो, उसमें स्पून रखो, ठीक है, उसके बाद गिलास में पानी भर दो, तो आपको जो स्पून है कुछ उठा उठा दिखेगा। कॉइन के साथ ट्राई कर लो। क्या करो, जैसे कि यहाँ पर देखो, एक बार आपके पास एक मेटल कॉइन हो, जैसे मान लो मेरा एक गिलास है, नीचे एक कॉइन रखा गया है, ठीक है, और ये मेरा वाटर है, ये मेरा वाटर है, और यहाँ पे क्या है, कॉइन रखा गया है। अब एक्चुअली तो कॉइन एकदम बॉटम में होता है, लेकिन आपको कॉइन जो है कुछ उठा उठा दिखता है। तो उठा उठा कैसे दिखता है? एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि रे ऑफ लाइट जो है इस मीडियम, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये कॉइन से रे ऑफ लाइट आती है, उसके बाद ये देखो ये दो देखो ऊपर एयर है और यहाँ पे वाटर है, तो रे ऑफ लाइट इस बाउंड्री पे आ गई, तो उसके बाद रे ऑफ लाइट अपने पाथ से जो है बेंड कर जाती है, ठीक है, रे ऑफ लाइट जो है अपने पाथ से बेंड कर जाती है। जैसे यहाँ पर दूसरी कोई रे ऑफ लाइट आएगी वो भी अपने पाथ से बेंड कर जाएगी, ऐसे होगी, तो अपने पास से रे ऑफ लाइट बेंड कर जाएंगी। तो एक्चुअली अब बताओ इमेज बनता कैसे है? अभी तक हम इतने लेक्चर पढ़ चुके हैं, इमेज बनता कैसे है? क्या होता है कि अपनी आंख मान लो यहाँ पे हो, जैसे मान लो अपना आंख यहाँ पे हो, तो वो तो थोड़ी देखेगा कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, ऐसे आगे ऐसे टंग मारी, उसको ये थोड़ी पता है। वो तो क्या करेगा, दो रे ऑफ लाइट आ रही है उसको कहीं ना कहीं मीट करा देगा, ठीक है, दो रे ऑफ लाइट आके जहाँ वो मीट कर जाएंगी वहीं उसका बन जाएगा इमेज, ठीक है। रे ऑफ लाइट जहाँ मीट कर जाएंगी वहीं उसका बन जाएगा इमेज। तो देखो ध्यान से, एक कॉइन जो है अब इसका इमेज जो है इसको यहाँ पर दिखेगा, इस जगह पर, ओके। एक्चुअल क्लियर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो जस्ट इसके ऊपर उठा हुआ दिखता है आपको थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करें तो देखो, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो समझ पड़ेगा आपको कि यहाँ पर मान लो मेरे पास वेसल है, कॉइन यहाँ पे रखा गया है। एक्चुअली होगा क्या, मान लो मेरा मीडियम सेपरेटिंग है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे पानी है, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, ओके। अब यहाँ से क्या करेगा, रे ऑफ लाइट बेंड कर जाएगा, ठीक है, अपने पाथ से, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो रे ऑफ लाइट बेंड कर जाता है अपने पाथ से, ओके। उसके बाद क्या होगा, दूसरी रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे करके, ऐसे बहुत सारी होंगी, तो मैंने सिर्फ दो एग्जाम्पल लिए ऐसे करके, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, अपने पाथ से बेंड कर जाएगा। दूसरा रे ऑफ लाइट आया ऐसे, और वो भी जो है अपने पास से बेंड कर गया। तो एक्चुअली इमेज कैसे बनेगा, रे ऑफ लाइट क्या करेंगी, इन दोनों को जो है पीछे जाके कहीं मीट कराएंगी, ठीक है। तो जहाँ पे पीछे जाके मीट कर जाएंगे वहीं इनका बन जाएगा इमेज। तो रे ऑफ लाइट को, सॉरी, अब अपनी आंख को जो है ये कॉइन जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस जो है इसका एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो स्पून में भी ऐसा ही होता है। एक्चुअली तो होता क्या है, रॉड होता है कुछ, देखो ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक पानी है, ठीक है। अब मान लो पानी के अंदर ये रॉड रखा गया है, पानी के अंदर एक इस तरह से रॉड रखा गया है, और यहाँ पे पानी, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख भी सकते हो किस तरह से। तो आपको रॉड एक्चुअली इस तरह स्ट्रेट नहीं दिखेगा, आपको रॉड जो है कुछ ना कुछ ब्रोकन दिखेगा, ठीक है। मतलब रॉड तो ऐसे स्ट्रेट है, लेकिन होगा क्या, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको जो है रॉड कुछ ब्रोकन दिखेगा। होता क्या है कि मान लो किसी भी पॉइंट पकड़ लो, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाती है, ऐसे बेंड कर जाती है दूसरे, ओके। फिर एक्चुअली क्या होता है, अपनी आँख यहाँ पे होती है तो इसका पीछे यहाँ कहीं इमेज बना देगी, ऐसा पीछे इसका यहाँ का इमेज बना देगी, तो इसका जो है एक्चुअली इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली तो होता वहाँ पे है, पर इसका इमेज जो है इस तरह से बन जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ जो है कि यहाँ पे रॉड जो है कुछ इस तरह से रखा गया है, ओके। जैसे यहाँ पे दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, बेंड कर जाएगी, दोनों मिलके आके यहाँ पे इमेज बना देंगे, तो इस तरह से आपको उसका इमेज दिखता है। क्लियर है। तो ये भी जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फिनोमिना होते हैं जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। क्लियर है। जैसे मिराजेस देखे होंगे आपको, डेजर्ट में जाते हैं हम लोग, रेगिस्तान में, तो वहाँ क्या होता है कि जो जाता है उसको थोड़ा दूर अगर धूप निकली हो, थोड़ा दूर उसको दिखेगा कि पानी है, ऐसा उसको इमेजिन होता है पानी है, ठीक है। तो उस फिनोमिना को बोलते हैं मिराज, ठीक है। अब डेजर्ट में जा नहीं सकते, अब रोड का एग्जांपल ले लो, जब रोड पे हम ड्राइव करते होते हैं तो थोड़ा दूर हमको देखो वहाँ पे पानी जैसा दिखता है कुछ,
तो एक्चुअली में तो वहाँ पानी होता नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ दिखता है, तो वो भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। उसके लिए हम स्पेशल लेक्चर बना देंगे कैसे होता है फिनोमिना। एक्चुअली होता कुछ नहीं है, एयर के अंदर भी लेयर्स के अंदर जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है मीडियम चेंज कर जाती हैं, मतलब नीचे वाले भारी होते हैं, ऊपर वाले हल्के, इस तरह से मीडियम जो है चेंज कर जाते हैं। और उस फिनोमिना की वजह से हमको जो है मतलब जो रिफ्रैक्शन की वजह से हमको वहाँ पे नीचे पानी दिखता है। क्लियर है? तो एक्चुअली होता कुछ नहीं है, उसका रोड का इमेज हमको दिखता है वहाँ पे, तो रोड का इमेज दिखता है, हमको लगेगा वहाँ पानी है तभी तो इमेज बना होगा। बस उसी प्रोसीजर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉलो करता है। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल ले लो। आपको क्या लगता है स्विमिंग पूल पानी में कि स्विमिंग पूल जो है थोड़ा अपने हाइट से ऊपर उठा हुआ है। एक्चुअली तो उसका जो फ्लोर होता है आपको क्या लगता है कि थोड़ा उठा हुआ है, तो वो भी जो है रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। हमको सिर्फ दिखता है बिकॉज रे ऑफ लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है ना, तो अपने पाथ से बेंड कर जाती है, तो एक्चुअल जो पोजीशन होता है उसका अपेरेंट पोजीशन हमको दिखता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, इसके ऊपर पूरा लेक्चर डेडिकेटेड आएगा। लेकिन आपको सिर्फ अभी जो है लेक्चर का सिर्फ ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन यूज़ होता है। मैं जो बता रहा हूँ उसके लिए मैं आपको स्पेशल पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा किस तरह से होता है। ठीक है, कैसे कॉइन ऊपर दिखता है हमको, कैसे जो है मिराज हमको दिखता है, कैसे स्विमिंग पूल हमको ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। सारे फिनोमिना जो है आपको रे डायग्राम के साथ, क्वेश्चन के साथ एकदम कराने वाला हूँ। अभी तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्लियर है? तो ये सारे फिनोमिना होते रहते हैं। जैसे सन भी होता है, एक्चुअली जब शाम हो जाती है ना, एक्चुअली सनसेट हो जाता है, लेकिन हमको दिखता है कि सन है, उसमें भी यही फिनोमेना होता है। मान लो यहाँ पे सन है, देखो, और यहाँ पे ये सन का ट्रू पोजीशन है और ये जो है अर्थ है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये लाइन के नीचे अगर सन चला गया तो हमको लगता है कि सनसेट हो गया है, तो होता कुछ नहीं, रे ऑफ लाइट जो है मतलब अपने पास से बेंड कर जाती है और उसका जो अपेरेंट पोजीशन है हमको वो यहाँ पे दिखता है। क्लियर है? जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ये ट्रू पोजीशन और जो है रे ऑफ लाइट हमको उसका अपेरेंट पोजीशन हमको यहाँ पे दिखता है और हमको लगता है कि अभी सनसेट नहीं हुआ है। क्लियर है? समझ गए? ये फिनोमेना पूरा जो है रिफ्रैक्शन की मदद से ही होता है। ओके, तो होप्स आपको समझ पड़ा होगा किस तरह से रिफ्रैक्शन अपने रियल लाइफ एग्जांपल में यूज़ करते हैं। ओके, चलो फिर आप टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है रिफ्रैक्शन? तो राइट, अपने ऑप्टिक देखो क्या लिखा है, इसमें बहुत से वर्ड जो है बहुत ध्यान रखने वाले हैं। जैसे कि व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ द मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ पे ये टर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब रे ऑफ लाइट जो टकरा रही है किसी मीडियम के ऊपर, तो दो यहाँ पे मीडियम होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अलग इन द सेंस किसके टर्म में, इन ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में अलग अलग होने चाहिए। मतलब यहाँ पे बाउंड्री जो सेपरेट कर रही है इसके ऊपर दूसरा मीडियम, अब बाउंड्री जो सेपरेट कर रही है इसके नीचे जो है दूसरा मीडियम, तभी जो है रिफ्रैक्शन होता है। अगर सेम मीडियम ले लोगे आप, ऊपर और नीचे सेम मीडियम होगा। अगर रे ऑफ लाइट सोचो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रे ऑफ लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया रे ऑफ लाइट अपने पाथ से बेंड कर गया, तब बोलोगे ऐसा कैसा हुआ। तो रे ऑफ लाइट अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में तब तक ही ट्रैवल करता है जब तक वो सेम मीडियम में हो। अगर उसका मीडियम चेंज कर गया तो रे ऑफ लाइट जो है अपने पाथ से बेंड कर जाता है। और बेंड जो कर जाता है ना, उसका जो प्रूफ होता है उसको हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, रे ऑफ लाइट जो अपने पाथ से बेंड कर जाता है उसका जो प्रूफ हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आएगा वेव ऑप्टिक्स। उसके अंदर हाइगन्स प्रिंसिपल आता है, उसकी मदद से हम समझेंगे उसको। ओके, वैसे बहुत लोग बताते हैं कि बस स्पीड चेंज कर रहा है इसलिए रे ऑफ लाइट बेंड करता है, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन होता है बिकॉज रे ऑफ लाइट जो है एक वेव होता है, तो वेव की मदद से वेवफ्रंट बनता है। ये सब फिनोमेना हम समझेंगे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम के दूसरे मीडियम में आता है तो क्यों बेंड कर जाता है। क्लियर है? लेकिन अभी तो अपना समझना है कि बिकॉज ये ऑप्टिक्स चैप्टर पर रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच की बात करते हैं, तो वहाँ पर रे ऑफ लाइट बेंड करता है, उनको सिर्फ उसके बेंड करने के बाद क्या फिनोमेना होता है बस वही हमको पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेशन करना होता है। चलो, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या होता है डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने क्यों लिखा, नॉर्मल डेंसिटी क्यों नहीं लिखा? तो ऑप्टिकल डेंसिटी का जो टर्म है ना वो नॉर्मल डेंसिटी से अलग होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए देखो, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ अलग टर्म है, उसको आप डेंसिटी से कंपेयर मत करना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखो टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी, बस किस मीडियम की क्या ऑप्टिकल डेंसिटी है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी
वी यूज द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसको RI लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिस किसी मीडियम का कितना ऑप्टिकल, मतलब कितना ऑप्टिकल डेंसिटी है उस मीडियम का। अब ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, पहले इसको हम ध्यान से नोट कर लो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है, यहाँ पे रेशियो ले लो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैसे तो ये तो इसका रेशियो वाला डेफिनेशन होता है, मैं आपको इसका एक्चुअल डेफिनेशन बताता हूँ होता क्या है, यहाँ पे लिख लो, ओके। थोड़ा इसको ऊपर वाला रफ कर देते हैं, इसका एक्चुअल डेफिनेशन जिसकी मदद से आपको ये याद रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसको लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the amount of time, is the amount of times the speed of light, the speed of light it decreases in a medium, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या होता है कि कितने अमाउंट, कितने टाइम स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में डिक्रीज कर गई, ठीक है, कितने टाइम्स। जैसे मान लो किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 है। आपको स्पीड ऑफ लाइट तो पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर होता है, एयर के अंदर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर होता है, एयर के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मान लो कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो 2 से हम समझेंगे क्या, 2 क्या है, 2 मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर 2 टाइम्स डिक्रीज कर गई है, ठीक है। अमाउंट ऑफ टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन दैट मीडियम। तो क्या लिखा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है आधी हो गई, समझ लो, स्पीड ऑफ लाइट 2 टाइम डिक्रीज कर गई। अमाउंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन दैट मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, मतलब क्या कि स्पीड ऑफ लाइट जो है 2 टाइम डिक्रीज कर गई। तो इसका आधा कर दो, तो मतलब हमारा जो फाइनल वी की वैल्यू आएगी वो 3/2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी इन दैट मीडियम, ठीक है। अगर एयर में इतनी स्पीड ऑफ लाइट है तो उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इतनी होगी। जैसे मान लो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो क्या होगा उस मीडियम का, मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है 1.5 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने का एक ही तरीका है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर कितना डिक्रीज कर जा रहा है, वही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको ये डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। जैसे देखो 1.5 कैसा आया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मान लो जैसे कि ये है मेरा, मान लो किसी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो 2 × 10⁸ अपॉन एयर के अंदर कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक है। उसको डिवाइड कर दोगे तो 2/3 आ जाएगा अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। इसका मतलब सिंपल हमको समझना क्या होता है कि एयर जो होता है, एयर या वैक्यूम, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है फास्टेस्ट होता है, ठीक है। एयर या वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे फास्ट होता है, और किसी भी दूसरे मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट एयर के कंपैरिजन में कम हो जाता है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम स्पीड ऑफ लाइट, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर। क्लियर है। मतलब जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको आपको ऐसे समझना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिफाइन करते हैं, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिफाइन करते हैं। क्लियर है। ओके, समझ गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिफाइन करते हैं, म्यू से। अब म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना कम स्पीड ऑफ लाइट होगा, ओके। और सबसे बिकॉज अब जो एयर होता है, अब जो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, यू की मिनिमम वैल्यू होगी 1, यू की मिनिमम वैल्यू होगी 1,
क्योंकि एयर होता है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट है, उससे कम वैल्यू तो हो नहीं सकती उसकी, तो यू की जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। बाकी किसी मीडियम के अंदर, बाकी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1 से बड़ा होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ आपसे, ये डेफिनेशन याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके, तो इसको साइड में इस तरह से भी लिख सकते हो, मी इक्वल टू सी अपॉन वी। सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, ठीक है, सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, और वी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम होता है। क्लियर है। एक्चुअली इसको क्या करते हैं हम, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना उसको एयर के कंपैरिजन में, जैसे डेंसिटी भी होता है हम जिसको वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, वाटर की डेंसिटी 1 मान के, बाकी किसी मीडियम का डेंसिटी, जैसे कि मर्क्यूरी होता है उसका डेंसिटी होता है 13.6। 13.6 क्या है, 13.6 होता है, मतलब मर्क्यूरी की डेंसिटी जो है मतलब वाटर से 13.6 गुना ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम एयर मानते हैं कि एयर या वैक्यूम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब बाकी किसी का मीडियम का जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो तो हम बोलेंगे उसको स्पीड ऑफ लाइट जो है 2 गुना घट गई होगी, ठीक है। किसी का 3 हो तो बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 गुना घट गई। ओके, इस तरह से हम समझते हैं। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, इसको जो है 1.33 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज ये जो है दोनों रेशियो है ना भाई, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना इसका यूनिट, तो यूनिटलेस होता है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। जैसे मान लो यहाँ पे ग्लास लेते हैं, डिफरेंट मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका होता है 1.5, जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.5। अलग अलग मीडियम, जैसे कैरोसिन होता है, कैरोसिन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44। क्लियर है। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो उससे हम समझ जाएंगे कि भाई 1.33 मतलब क्या, कि वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट एयर के कंपैरिजन में 1.33 टाइम्स कम होगी, ठीक है, 1.33 टाइम्स कम होगी। तो आपको उसका डेफिनेशन अप्रोच पता होना चाहिए। ओके, क्लियर। चल तो आगे बढ़े हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा थोड़ा समझ पड़ा क्या है, कि इसको स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करेंगे। ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्योंकि इसको हम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ऑप्टिकल डेंसिटी और नॉर्मल डेंसिटी जो है अलग अलग होता है। उसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो नॉर्मल डेंसिटी मास वाला पढ़ते हैं उससे अलग होती है। उसको एक समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे केरोसिन है, ठीक है। मतलब आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई जो मीडियम डेंसर होगा मतलब उसकी म्यू ज़्यादा होगा, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मतलब कौन सा मीडियम कितना डेंस है, कौन सा मीडियम कितना रेयर है, ऑप्टिकल डेंसिटी चेक करने का एक ही तरीका है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेक कर लो। स्पीड ऑफ लाइट अगर कम हो रही मतलब वो मीडियम जो है दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में डेंस होगा, ठीक है। उसको ये नहीं समझना कि भाई अगर वो मीडियम का डेंसिटी मतलब कोई मीडियम गाढ़ा हो मतलब बहुत, जैसे कि पानी और मतलब दूसरा मीडियम ले, तो ऐसा नहीं समझ लेना है कि भाई अगर जो मीडियम गाढ़ा है मतलब जो मीडियम डेंस है उसका जो है ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उसे कंफ्यूज नहीं करना है। उसी को समझने के लिए यहाँ पर एक आपको डेटा देता हूँ। जैसे यहाँ वाटर होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1.33 होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1.44 होता है। क्लियर है। लेकिन तो देखो इसमें देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है केरोसिन का। बाकी एक्चुअली जो मास डेंसिटी होता है ना, जो मास डेंसिटी होता है, डेंसिटी इसका कितना होता है, इसका होता है डेंसिटी 1.0 और इसका डेंसिटी जो होता है 0.8 होता है। मतलब वाटर कंपैरिजन में केरोसिन की डेंसिटी कम होती है लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो आपको कभी भी इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों एकदम ही अलग टर्म है। ओके, तो इस एग्जांपल समझ गए ना।
आपको मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी चेक करने की एक ही तरीका है कि भाई वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है अगर कम हो रही है मतलब क्या है कि दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में उसका जो है ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रही है मतलब दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्लियर है? तो क्या है, अब बेंडिंग ऑफ लाइट के हम डिफरेंट केसेस देख लेते हैं, किस तरह से लाइट बेंड करता है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो उसके लिए यहाँ पर केस देखते हैं। सबसे पहला केस यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। मान लो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, सबसे पहला केस देख रहे हैं जिसके अंदर μ1 जो है μ1 इज लेस देन μ2, या तो ऐसा बोल दो सिंपल कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, म्यू, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1 मतलब इस मीडियम, ये मीडियम जो है ऑप्टिकली डेंसर है और ये मीडियम जो है ऑप्टिकली रेरर मीडियम है। भाई μ2 ग्रेटर देन μ1 मतलब क्या है कि ये मीडियम ऑप्टिकली रेरर है, ऑप्टिकली रेरर, और ये मीडियम जो है ऑप्टिकली डेंसर है। नॉर्मल डेंसर है कि नहीं हमको नहीं पता, पर ऑप्टिकली डेंसर है कि मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, केस ले रहा हूँ। अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा तब क्या होगा, तो मान लो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि इंसिडेंट एंगल आई बना रही है। क्लियर है? तो इसका देखो एक्चुअली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा, लेकिन हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी। अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा ना, मतलब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेरर से ऑप्टिकली डेंसर में जाएगी। आप ऐसे याद रखो कि रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेरर से ऑप्टिकली डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल के नज़दीक आ जाती है। देखो ये है मेरा नॉर्मल। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकली रेरर से ऑप्टिकली डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के नज़दीक बेंड कर जाएगी, और ये मेरा एंगल बनेगा आर, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो आपको केस समझना है, आपको μ2 μ1 याद नहीं रखना है, आपको ऑप्टिकली रेरर से ऑप्टिकली डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। क्लियर है? और इसका जस्ट अपोजिट कि भाई ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेरर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, जैसे यहाँ पे बाजू में ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसको, देखो इस तरह से। अब मान लो यहाँ पे μ1 है और यहाँ पे μ2 है। अब ये सेकेंड केस ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके अंदर μ2 इज लेस देन μ1 है। ठीक है, या तो बोल दो μ1 ग्रेटर देन μ2, μ1 ग्रेटर देन μ2 मतलब ऊपर का जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है, मतलब ये जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है, और नीचे वाला जो मीडियम है वो ऑप्टिकली रेरर है। ऑप्टिकली इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज नॉर्मल से अलग होता है वो। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी, मान लो इंसिडेंट एंगल आई बना रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है, आर। ओके, इस तरह समझना है आपको कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन का एंगल है आर इज लेस देन आई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन आई, मतलब आई के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो रे ऑफ लाइट अगर रेरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेरर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ओके, और रे ऑफ लाइट का पाथ इस तरह से चेंज कर जाएगा। अब क्यों बेंड करता है एक्चुअली में, उसको हम समझने के लिए मैंने आपको बताया कि हाइगन्स प्रिंसिपल में उसको हम समझेंगे। ओके, अच्छा, रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली अगर आ जाए तो मतलब अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल के एग्जैक्टली पैरेलल हो जाए तब क्या होगा, तो उस केस के अंदर रे ऑफ लाइट बेंड नहीं करेगा। ठीक है, व्हेन आई इज इक्वल टू 0 तब क्या होगा, इस तरह से होगा कहानी कि भाई यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी टकरा के और बेंड नहीं करेगी, सीधी सीधी रे ऑफ लाइट इस तरह से चली जाएगी। क्लियर है? ओके, ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, वो तो रिफ्लेक्शन वाला है, नीचे चले जाएगी। तो ये है मतलब कि अगर ये आई 0 होगा उसके कंपेरिजन में हमारा आर भी 0 हो जाएगा। ओके, आई 0 कैसे, नॉर्मल के साथ एंगल 0 बना रहे हैं तो नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, तो नॉर्मल इंसिडेंस के अंदर जो है मतलब रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन उसके जो है रे ऑफ लाइट बेंड नहीं करती अपने पास से। क्लियर है? और दूसरी बात, रे ऑफ लाइट और कब नहीं बेंड करती, जब मान लो ऐसा कोई मीडियम हो हमारे पास, ये तो एक केस है, और दूसरा दो मीडियम को ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो, अगर मान लो यहाँ पर भी μ1 हो और यहाँ पर भी μ1 हो तो रे ऑफ लाइट ऐसे आके सीधी चली जाएगी। ठीक है, अपने पास से वो बेंड नहीं करेगी क्योंकि दोनों मीडियम को ऑप्टिकल जो है ऑप्टिकली जो है सेम मीडियम है। ठीक है, ये भी इसकी भी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, इसकी भी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मान लो ऊपर कोई अलग मीडियम है, नीचे कोई जो है मान लो ऊपर जो है गाढ़ा मीडियम है, नीचे जो है हल्का मीडियम है, लेकिन उसका अगर ऑप्टिकल डेंसिटी इसको सेम है
तो रे ऑफ लाइट जो है अनडेविएटेड जाएगी, अपने पाथ में चेंज नहीं करेगी। ओके भाई, ऐसा हो सकता है ना कोई दो मीडियम हो जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक मीडियम हो जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी 1.5 हो, दूसरा कोई मीडियम आ जाए जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी 1.5 हो, तो रे ऑफ लाइट अपने पास से बेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो when optical density is same, ray of light will pass undeviated, ठीक है। रे ऑफ लाइट अपने पास से डेविएट नहीं करेगी। ओके, तो इसको समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि भाई रे ऑफ लाइट का इक्वेशन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इससे किस तरह से डिपेंड करता है। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा कि अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या स्पीड, बताओ। तीन में से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो सेम रहेगा अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। उसका रीज़न होता है कि भाई कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। जैसे मान लो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है, मान लो उसकी स्पीड है जो है, मान लो ये μ1 है मीडियम और ये μ2 मीडियम है, और उसकी स्पीड जो है v1 है, और डेफिनेटली यहाँ पे μ2 मीडियम मतलब मीडियम बदल गया, मतलब इसकी स्पीड जो है, अब ये कोई भी केस नहीं ले रहा हूँ भाई, ऑप्टिकल रेयर है, डेंसर है, कोई केस नहीं ले रहा हूँ, ये सारे केस के लिए वैलिड है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाला कहानी। तो मैं तो यहाँ पे नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। ऐसे मान लो इंसिडेंट एंगल I है, मान लो रिफ्लेक्टेड एंगल R है, इसका जो स्पीड है v2 है, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, तो यहाँ पे लिख लो कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन रे ऑफ लाइट passes from one medium to another। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब लाइट कहाँ से आई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मान लो मेरे पास कोई रोप है, मैंने उसको फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया, भाई नंबर ऑफ साइकिल मैंने जो है 3 फिक्स कर दिया, तो रे ऑफ लाइट भले इस मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी, क्लियर है। उसका फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहेगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो, हमको ये फॉर्मूला पता होता है कि v = f लैम्बडा होता है, ये फॉर्मूला हमको पता होता है। तो भाई अगर इस मीडियम से इस मीडियम में अगर स्पीड चेंज कर रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चेंज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहेगी, क्लियर है। देखो स्पीड चेंज करके तो वेवलेंथ चेंज कर देगा, बस जिस मान लो स्पीड कम हो उसके हिसाब से वेवलेंथ जो है बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, उसके हिसाब से चेंज कर जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं करती, क्लियर है। जैसे इस मीडियम से इस मीडियम में जैसे मान लो स्पीड बढ़ गई तो सोचो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अगर स्पीड बढ़ गई तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है वेवलेंथ उसका बढ़ जाएगा। ओके, सिंपल है, क्योंकि हमको v बाय लैम्बडा का जो रेशियो है उसको कांस्टेंट मेंटेन करना है। ओके, इस हिसाब से जो है हमको कहानी चलानी पड़ती है। तो मान लो जैसे इसका μ1 है, μ2 है, v1 v2, तो मान लो यहाँ पे जो वेवलेंथ है लैम्बडा 1 है और यहाँ पे वेवलेंथ चेंज कर जाएगा, क्योंकि स्पीड चेंज कर गई उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चेंज कर जाएगा। तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखो ध्यान से, कैसे किस तरह से इसको समझेंगे हम, देखो ध्यान से। मान लो देखो इस मीडियम के अंदर स्पीड v1 है और इसका μ1 है। अब मैं बोलूँ कि भाई इसके अंदर ये v1 स्पीड कितनी होगी, v1 स्पीड कितनी होगी, v1 मैं ढूंढना चाहता हूँ भाई, v1 स्पीड कितनी है। तो किस तरह से ढूंढेंगे हम, इस मीडियम μ1 को हम एयर से कंपेयर करेंगे, मीडियम को μ1 को हम एयर से कंपेयर करेंगे। हम μ लिखेंगे c/v, μ लिखेंगे हम c/v, तो μ1 लिख देंगे हम c/v1। भाई म्यू का डेफिनेशन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो ये एब्सोल्यूट होता है ना, इसको एयर से कंपेयर करते हैं। तो मैंने एयर का कंपैरिजन कर लिया, μ1 = c/v1, ठीक है। तो एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है c, और दूसरे मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है v1। उस हिसाब से अगर इस मीडियम का मैं v2 स्पीड ढूंढना चाहूँ तो मैं लिखूंगा μ2 लिखूंगा मैं c/v2।
म्यू टू इक्वल टू लिख दूंगा सी अपॉन वी टू, इसको भी मैंने एयर से कंपेयर कर लिया। ओके, अब इन दोनों को रेशियो ले लो, आप इन दोनों को रेशियो ले लो, स्पीड ऑफ लाइट तो कैंसिल हो जाएगी, दोनों को रेशियो ले लो, μ1 और सॉरी सी से सी कैंसिल हो जाएगा और μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू आ जाएगा V2 बाई V1, μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू V2 बाई V1। इसको समझना बहुत ही सिंपल है। आप खुद सोचो कि जिस मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी जो है स्पीड कम होगी। बस सिंपल सी बात देखो, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है, म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। बस जिस मीडियम की स्पीड ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिस मीडियम की स्पीड ज़्यादा, जिस मीडियम की स्पीड कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। तो म्यू और स्पीड में जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। ओके, तो μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 आ गया। ओके, V2 बाई V1। अब दूसरा रिलेशन समझते हैं हम। चलो ये तो हमने समझ लिया, किस तरह से आया समझना हमने कि μ1 बाई μ2, आपको याद रखना है इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, V1 बाई V2। अब बाकी समझ लेते हैं। अब हमको पता है कि V इक्वल टू होता है एफ लेमड़ा, V इक्वल टू होगा एफ लेमड़ा, ठीक है। तो यहाँ से V1 इक्वल टू एफ लेमड़ा 1 और V2 इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू लेमड़ा 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज नहीं किया। अब इन दोनों का रेशियो ले लो आप, तो एफ से एफ कैंसिल, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू आ रहा है लेमड़ा 1 बाई लेमड़ा 2। μ1 अपॉन V2 क्या आ रहा है, लेमड़ा 1 बाई लेमड़ा 2। तो यहाँ पे V1 अपॉन V2 यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं कि लेमड़ा 1 बाई लेमड़ा 2। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि भाई सिर्फ देखो म्यू जो होगा उसका सबके साथ इन्वर्स रिलेशन है, उसका स्पीड के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, उसका लेमड़ा के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है। मतलब कि म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो म्यू के साथ कोई भी आएगा उसका मतलब, जैसे कि μ1 अपॉन μ2 है, तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा V2 बाई V1। ओके, V2 बाई V1, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमड़ा 2 बाई लेमड़ा 1। सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड, ठीक है। तो म्यू के साथ चाहे जो भी आएगा, तो अगर जैसे ऐसे लिखूंगा, देखो याद कैसे रखना है आपको कि μ1 बाई μ2 इक्वल टू V2 बाई V1। अब V जो है लेमड़ा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल टू लेमड़ा 2 बाई लेमड़ा 1, ठीक है। इन दोनों का देखो सेम है, इसका इसके साथ किसी का भी अपोजिट है, 1 2 2 1। ओके, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो और डायरेक्टली इसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे। ओके, तो आपको ये समझ पड़ा होगा, याद क्या रखना है आपको, फिर से लिखा देता हूँ, बाई μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 इज इक्वल टू लेमड़ा 2 बाई लेमड़ा 1। ओके, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब मान लो जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, अब मान लो कि यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक मीडियम है, μ1 मीडियम है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम के अंदर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और किसी दूसरे मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है, मान लो कोई भी स्पीड ले लो, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। चलो मान लो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि एक मीडियम है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ये है, दूसरा मीडियम है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ये है। क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि μ1 क्या होगा, μ1 क्या होगा। तो किस तरह से इसको ढूंढेंगे हम। देखो हमको इस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, ठीक है। तो μ1 को हम किस तरह से ढूंढेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूला कि μ1 बाई μ2, जैसे यहाँ पर V1 बाई μ2 इस इक्वल टू होता है V2 बाई V1, इस इक्वल टू होता है V2 बाई V1। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इस मीडियम का भी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो μ2 भी हमको नहीं पता है, इस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको नहीं पता है। तो अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। भाई अगर आपको इस तरह से मीडियम को नहीं पता हो ना, इसको आप एयर से कंपेयर कर लो। एयर का तो आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होता है, c इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एयर की जो म्यू की वैल्यू होती है 1 होती है। एयर के बारे में दोनों इन्फॉर्मेशन हमको पता है, ठीक है। तो उसको एयर को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ मैं इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को अब मैं क्या बोल देता हूँ, ये μ1 है μ2 है, तो इसको कुछ दूसरा बोल दो, ये म्यू है, चलो एयर को मैं म्यू बोल देता हूँ। तो μ अपॉन μ2 इक्वल टू इस तरह लिख देता हूँ मैं उल्टा,
कि ऐसा लिख दो चलो कि म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ इस मीडियम का, ठीक है, म्यू वन इज इक्वल टू, उल्टा रिलेशन है ना, आपको तो उल्टा ही लिखना है, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, उल्टा। अब एयर वाला नीचे आएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला आएगा, तो v1 अपॉन जो है स्पीड ऑफ एयर, ठीक है, सी हो जाएगा। तो ऐसे लिख दो, देखो स्पीड इन एयर, उल्टा रिलेशन लिखा है और कुछ नहीं। एयर से कंपेयर कर रहा हूँ ना, क्योंकि हमको इस दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, तो एयर से कंपेयर करेंगे तो ये इसका 1 होता है और म्यू1 हमको ढूंढना है। v1 हमको दिया है 2.25 इंटू 10⁸ और एयर के अंदर क्या होता है 3 इंटू 10⁸। बस इसको डिवाइड कर दो तो म्यू1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 2.25, 3 डिवाइड बाई 2.25, 2.25। इसको मैं लिख सकता हूँ 9/4 लिख सकता हूँ ना, इसको 2.25 को लिख सकता हूँ मैं 9/4। तो यहाँ से आ जाएगा 12 बाई, देखो 3 3 से 9 हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा, जो कि होगा 1.33, ठीक है। तो 1.33 कौन से मीडियम का होता है, वाटर का। तो हम पहचान सकते हैं भाई ये जो म्यू1 होगा अपना वाटर होगा। ओके, ये तो वैल्यू हमको पता थी इसलिए पहचान सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन इस तरह से करना है आपको। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन के बेस पे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। तो ये जो क्वेश्चन है IIT JEE 1997 में आया था। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर एंटर्स अ मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ दैट मीडियम। तो वो मीडियम का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगा ये हमको ढूंढना है। तो किस तरह से अप्रोच लगाएंगे, तो एयर के अंदर उसका वेवलेंथ इतना है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एयर के अंदर उसका वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंटर्स इन अ मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हमको निकालना है। अब हमको पता है कि म्यू1 बाई म्यू2 इस इक्वल टू होता है λ2 बाई λ1। अब एयर का जो है म्यू ऑफ एयर क्या होता है 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है 1.5। तो इसका हम जो है मीडियम का भी ढूंढ सकते हैं, क्लियर है। तो म्यू1 को मान लो एयर बोल दो, म्यू2 को मान लो मीडियम बोल दो। तो एयर हो जाएगा 1, म्यू2 मीडियम का 1.5, λ2 का हमको ढूंढना है मीडियम का, और एयर का कितना है हमको 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से मीडियम को ढूंढ सकते हो आप कि 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 1.5। तो ये हो जाएगा आपका मीडियम का वेवलेंथ। बाय 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो जो है यहाँ से आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये मिल गया मीडियम का वेवलेंथ। अब हमको ढूंढना है उस मीडियम की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम ढूंढेंगे, हमको पता है एयर की फ्रीक्वेंसी क्या, मतलब एयर की फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं v = f लैम्बडा करके एयर की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एयर की स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10⁸। फ्रीक्वेंसी लैम्बडा कितना है उसका 6000 एंगस्ट्रॉम, ये हमको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 6000 एंगस्ट्रॉम है ना, तो इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3/6000 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻10। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2000 18 हो जाएगा, 18 - 3 15। तो 0.5 इंटू 10⁻15 आ रहा है फ्रीक्वेंसी, मतलब हर्ट्स। चलो, तो हमको एयर की जो है फ्रीक्वेंसी मिल गई 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। तो बताओ इस मीडियम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। भाई किसी मीडियम को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज कर दी है। तो आप जो एयर की फ्रीक्वेंसी निकालें वही सेम फ्रीक्वेंसी उस मीडियम के अंदर भी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, क्लियर है। तो हमने जो एयर की फ्रीक्वेंसी निकाली है वही अपना फ्रीक्वेंसी उस मीडियम का होगा। तो आपको होप्स हो ये क्वेश्चन आपको समझ पड़ा होगा। ओके, अब इसको रफ करके अब जो है हम स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं। मतलब जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ना, वैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं क्या होता है, क्लियर है। टॉपिक डालो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो जैसे हमको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था
कि इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे होता है। मतलब समझ लो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि भाई यहाँ पे इंसिडेंट रे अगर एंगल आई बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है सेम एंगल उतने एंगल से जो है वो जाएगा, अगर बीच में हम नॉर्मल ड्रॉ कर दे तो वो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है, या तो रे ऑफ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी या तो अवे। मैं यहाँ पे एक केस ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मान लो इसका जो है रिफ्रैक्टिव, मतलब इसका जो है रिफ्रैक्शन ये आर है, ठीक है, ये मीडियम जो है म्यू1 है और ये जो मीडियम है मेरा म्यू2 है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता क्या है, देखो जैसे हमने देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में हमने जो है रिलेशन ढूंढा था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बराबर होते हैं, वैसे हम चाहते हैं कि भाई इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन ढूंढना है कि भाई इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो उस रिलेशन को फाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसने स्नेल्स लॉ दिया, ठीक है। स्नेल्स लॉ जो है उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया। और कैसा रिलेशन दिया, उन्होंने बहुत से रिसर्च किए, बाद में उनको पता चला कि क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर कोई भी मीडियम, ठीक है। साइन आई इक्वल टू साइन आर इज कॉन्स्टेंट फॉर एनी टू मीडियम्स, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने ये हमको स्टेटमेंट दिया है कि भाई मान लो इसका इंसिडेंट एंगल आई है, देखो समझो इसका रिफ्लेक्टेड रे जो है रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो लोगे हमेशा कांस्टेंट आएगा और किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा मेरा, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1, इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1, ठीक है। मतलब इस देखो साइन आई इंसिडेंट एंगल उसके अपोजिट था म्यू2, तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा उसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। मतलब इसका और इसका देखोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे दूसरा, जैसे मान लो कि यहाँ पे दूसरा कोई एंगल से आया, दूसरा कोई इंसिडेंट एंगल आया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा कोई रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, तो उसका रेशियो लोगे तो भी आपका ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक इंसिडेंट एंगल जो कि I1 से आया और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे गया R1 से, मान लो I2 से आया और रिफ्लेक्टेड रे गया R2 से, मान लो I3 से आया रिफ्लेक्टेड रे गया R3 से। तो ये इसका जो रेशियो रहेगा यहाँ पे लिख दो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3। मतलब चाहे अगर एक देखो दो मीडियम फिक्स हो गए, ठीक है, ये मीडियम और ये मीडियम, तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू कुछ भी हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमको स्नेल्स लॉ ने दिया था। देखो लॉ देखने में बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन कितना अच्छा लॉ दिया उन्होंने। बहुत से रिसर्च करने के बाद उन्हें पता लगाया होगा कि इंसिडेंट एंगल की साइन की वैल्यू और रिफ्लेक्टेड एंगल की साइन की वैल्यू का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है और उसकी जो वैल्यू आती है वो म्यू2 बाई म्यू1 आती है, ठीक है। अभी आपको याद क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ, पहले आप लॉ समझो। तो यहाँ पे लिखो साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी जो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है और किसके इक्वल आती है, म्यू2 बाई म्यू1। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस तरह से आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा। ध्यान से इसको मान लो θ1 एंगल लिख दो, θ1, और इसको मान लो θ2, आपको समझ पड़ जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ1 θ2 लिख दूंगा तो साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इस इक्वल टू हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1। इसको इस तरह से इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो क्या हमेशा एंगल दिए रहेगा आपको वैल्यू में, तो किस तरह से आपको याद रखना है। तो क्या करो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू1 साइन θ1 इस इक्वल टू म्यू2 साइन θ2। आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव एंगल इस मीडियम का साइन इक्वल टू दिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का साइन क्वांटिटी, मतलब म्यू1 साइन θ1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन θ2, ठीक है। आप इसको याद रखोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा कि म्यू1 साइन θ1 इक्वल टू म्यू2 साइन θ2। नहीं तो आप इसको याद रखने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा म्यू2 बाई म्यू1 था कि म्यू1 बाई म्यू2 था, अब जो उसमें कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए इसको याद रखो, बस 1 है साइन θ1, 2 है तो साइन θ2, ठीक है। म्यू1 साइन θ1 इक्वल टू म्यू2 साइन θ2, इसको आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला टर्म है कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और दूसरा तो वही सेम है भाई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल
लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा जो लॉ है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे बोर्ड का प्लेन समझ लो तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में हो। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसा है तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसा बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सब एक ही प्लेन में रहेगा, ठीक है, एक प्लेन में। कोई भी प्लेन फिक्स कर दो उसी प्लेन में रहेंगे वो। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे ऐसा है, रिफ्रैक्टेड रे ऐसा है, नॉर्मल ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है, तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। उसका दूसरा लॉ है, तो हम समझ गए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। और रेयर से डेंसर में जाएगा, रेयर से डेंसर में टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा, डेंसर से रेयर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो तब से आपको समझ पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना रही है। क्लियर है। अब मान लो कि इस मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, सॉरी 1 है, और नीचे वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो यहाँ से जो है रिफ्रैक्ट कर रही है, तो ये जो थीटा एंगल हमको ढूंढना है। तो किस तरह से हम ढूंढेंगे, ये μ1 की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है भाई कि आप स्नेल्स लॉ लगाओ। यहाँ पे देखो ये बाउंड्री है, स्नेल्स लॉ लगाओ कि μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। इसको लगाओ आप, तो μ1 क्या है 1, sin θ1 क्या है 1/2, μ2 क्या है √2, sin θ2 क्या है हमको नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से sin θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin θ2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 √2, ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। देखो ध्यान से, √2 नीचे आ गया, sin θ2 की वैल्यू आ गई 1/2 √2। तो यहाँ से जो θ2 की वैल्यू है, मान लो θ2 है, θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 √2, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो, ओके। इस तरह से निकालोगे आपको इजीली समझ पड़ जाएगा क्या है, ओके। अब जैसे मान लो कि भाई इसका जो एंगल था हमने जो है 30 डिग्री रखा। अब मान लो इसका जो एंगल होता वो कुछ और होता, जैसे मान लो, तो कोई भी केस के अंदर आप जो है स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, ओके। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। ठीक है, मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे ये 1 और ये √3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे मेरे साथ 2 क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। मेरे को 2 क्वेश्चन है। हमको इंसिडेंट रे दिया है 60 डिग्री पे, ये √3 दिया है। तो पहले रिफ्रैक्टेड रे फाइंड करो। देखो यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन में लिखो फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन याद है ना आपको, मैंने क्या सिखाया था आपको? एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन याद है क्या होता था? तो आप प्रोसीड करो, अब इसको ट्राई करो। आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करो और एंगल ऑफ डेविएशन, और उसका आंसर बताओ क्या होगा। क्लियर है? तो पॉज करके ट्राई कर लो। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो यूज़ करता हूँ μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। तो μ1 क्या है, इसका 1 है, sin θ1 sin 60 हो जाएगा √3/2, μ2 क्या है √3 इंटू sin θ2। तो √3 से √3 कैंसिल, 1/2 हो गया, sin θ2 की वैल्यू आ गई 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे 60 डिग्री से आया और 30 डिग्री में जो है तो देखो 30 डिग्री, क्योंकि पता है इसका देखो म्यू ज़्यादा है, तो म्यू ज़्यादा होगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। रेयर से डेंसर में जा रहा है ना, इसकी म्यू की वैल्यू ज़्यादा है, रेयर से डेंसर गया तो अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। तो ये तो पहला आंसर हमारा आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन याद है आपको कि रे ऑफ लाइट अपने पाथ से कितना बेंड हो गया, मतलब मान लो सर्फेस नहीं होता ये, तो रे ऑफ लाइट एक्चुअली में इस तरह से ज़्यादा,
भाई ऐसे चले जाता ना सीधा सीधा, लेकिन क्या हुआ, ये मीडियम आया तो रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड कर गया, तो कितना अपने पास से डेविएट कर गया उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अपने पास से इतना डेविएट कर गया, वो इतना वो डेविएट कर गया। देखो पूरा 60 होगा, ये 60 है तो पूरा 60, मतलब ये आ जाएगा अपना 30 डिग्री। आई माइनस आर भी कर सकते हो आप, आई माइनस आर, 60 माइनस 30, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, डेल्टा इक्वल टू आया 30 डिग्री। तो होप्स आपको एक क्वेश्चन समझ पड़ा होगा और एंगल ऑफ डेविएशन जो है कॉन्सेप्ट वो रिवाइज हो गया होगा। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, जो कि इससे थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। देखो मेरे पास ये स्पेरिकल सरफेस है, क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई देखो यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक तो ये सरफेस के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ से भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ होगा, प्रोसेस होगा क्या कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगी। अब ये मीडियम डेंसर है, देखो रेयर से डेंसर में जा रही है, देखो 1 है √3, तो ये नॉर्मल है मेरा, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये नॉर्मल बनता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो देखो यहाँ पे तो रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, है ना भाई। अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो रे ऑफ लाइट कहाँ बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर है। देखो नॉर्मल की तरफ कुछ बेंड कर गई। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे भी हम नॉर्मल बनाएंगे इस तरह से, क्लियर है, नॉर्मल बनाया हमने। तो रे ऑफ लाइट अब देखो ध्यान से डेंसर से रेयर में जा रही है, बिकॉज इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। तो रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। और ये एंगल मेरा मान लो θ2 है, और ये एंगल मान लो मेरा θ1 है, क्लियर है। इस तरह से होगा ना, इसको आप खुद से बना सकते हो, इसको देने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद से अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि θ2 आपको फाइंड करना है, तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे θ2। तो उसके लिए देखो ध्यान से, आप डायरेक्टली अब पहले इस सरफेस पर लगाओ स्नेल्स लॉ। तो इस सरफेस पर लगाओगे तो क्या होगा कि μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 कितना है 1, sin θ1 √3/2 sin 60, μ2 कितना है √3 और sin θ2 क्या है, और θ2 चलो √3 कैंसिल, θ1 की वैल्यू आ गई, मतलब θ2 मतलब θ1 है, ओके। तो θ1 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो ये जो वैल्यू आ गई अपनी 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से, रे ऑफ लाइट टकराई, अब यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे θ2 एंगल होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे हम। तो उसके लिए देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, तो भाई ये एंगल 30 होगा। देखो ये रेडियस की वैल्यू है, ये अपना रेडियस है, ये स्फीयर का रेडियस है, तो ये भी अपना स्फीयर का रेडियस होगा, है ना, ये भी होगा ना अपना स्फीयर का रेडियस। अगर ये स्फीयर का रेडियस है तो ये भी अपना स्फीयर का रेडियस होगा, क्लियर है। तो ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों पता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ना। तो भाई अगर ये साइड और ये साइड सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा, ओके। तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ, तो क्या हो जाएगा μ2 sin θ2, फिर से लगाओ μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। तो μ1 कितना है √3 है, देखो √3 दिया है हमको, तो √3 बिकॉज ये मीडियम से ये मीडियम में जा रहे हैं ना, तो पहले ये मीडियम आ रहा है फिर ये मीडियम, तो पहले ये मीडियम का लिखो, √3 × sin θ1 कितना है, देखो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो sin 30 हो जाएगा 1/2, μ2 एयर का तो होता है 1 और sin θ2 ढूंढ लो, तो √3/2 क्या होता है, sin θ2 की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, क्लियर है। तो फाइनल ये आ गई वो 60 डिग्री आ गई, ओके। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर पूछूं आपको कि फाइंड द टोटल डेविएशन, फाइंड द टोटल डेविएशन, तो क्या होगा बताओ, टोटल डेविएशन क्या होगा। तो किस तरह देखेंगे, पहले देखो यहाँ पे देखो कि रे ऑफ लाइट एक्चुअली तो इस तरह से जा रही थी, तो यहाँ से इतना बेंड करके अपने पाथ से, तो ये देखो 60 - 30 ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन पहला वाला। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ
कि रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहती थी सीधा, लेकिन इतना बेंड करके 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखो कि रे ऑफ लाइट एक्चुअली तो ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे है ना, ये रे ऑफ लाइट है ना, एक्चुअली तो ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन वो जो है ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, तो 30 डिग्री फिर से बेंड कर गई अपना। तो यहाँ भी एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री है। देखो टोटल 60 है, आधा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। क्लियर है ना भाई, ये 30 होगा तो ये 30 होगा, तो बाकी बचा 30 बचेगा ना। तो रे ऑफ लाइट जो है एक्चुअली तो ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन इतना जो है बेंड कर गई ना 30 डिग्री, तो इधर भी एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ, यहाँ पे भी 30 डिग्री, देखो क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो टोटल डेविएशन हो जाएगा 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, तो इस तरह से कभी पूछ सकते हैं कि टोटल डेविएशन क्या होगा। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन को दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हैं कि हमको पता है भाई कि म्यू साइन थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो μ1 साइन थीटा 1 इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2। अगर देखो डिफरेंट सरफेस हो तो क्या लिख सकते हैं हम अलग अलग सरफेस के लिए कि μ1 साइन थीटा 1 इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2 इस इक्वल टू μ3 साइन थीटा 3। ठीक है, अगर बहुत बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि साइन, देखो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 μ2 बाई v1 वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा ना, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो होप सो आपको समझ पड़ा होगा। तो आज तो हमारा रिफ्रैक्शन का सिर्फ बेसिक्स था, इसकी बेस पे और भी अच्छे अच्छे लेक्चर आने वाले हैं। ओके, तो तब तक आप पीछे के जितने टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज करते रहना और इसकी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।